गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर के अंतर्गत सब्जेक्ट के अंतर्गत साइकोलॉजी की मीनिंग, उसके अर्थ और साइकोलॉजी की मीनिंग के बारे में अध्ययन किया था तथा ये जाना था कि कौन कौन सी किस किस तरह से मनोविज्ञान का विकास हुआ और मनोविज्ञान आगे बढ़ा। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। ब्रांचेज का मतलब शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं कि किस किस फील्ड में मनोविज्ञान काम करता है, मनोविज्ञान कौन कौन से क्षेत्रों में अपने उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मनोविज्ञान की कल भी हमने चर्चा की थी कि सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्यों की जो मनुष्य हैं उनके सामान्य व्यवहार, कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का सामान्य व्यवहार, मनुष्यों के सामान्य व्यवहार का कारक एवं प्रेरक तत्व एवं प्रेरक तत्वों का अध्ययन किया जाता है कि भाई मनुष्यों का जो व्यवहार है, सामान्य जो मनुष्य हैं उनका जो व्यवहार है, जो व्यवहार प्रभावित करने वाले कारक हैं, व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, कि कौन कौन सी ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो रहा है, उन चीजों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान मैंने आपको बताया था कि व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। और सामान्य व्यवहार जो मनुष्यों का है, उसके जो कारक तत्व हैं, जो प्रेरक तत्व हैं, उसका अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो मनोविज्ञान है वो है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अबनॉर्मल, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो कि पिछड़े हैं, जो कि कैसे हैं, पिछड़े हैं, मंद बुद्धि हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। हमने देखा होगा कि भाई पिछड़े बच्चे जो किसी कारण से पिछड़ रहे हैं या स्लो लर्नर हैं, मंद बुद्धि, बहुत से बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। तो मंद बुद्धि का कारण क्या रहा, बच्चों के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्षेत्र आएगा मनोविज्ञान का, वो है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में किस तरह से अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वो अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। क्योंकि अगर समाज नहीं होगा तो व्यक्तित्व का कोई
व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, तो समाज में रहते हुए वह विभिन्न क्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, अपने जीवन को जीता है। तो समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ उसका एडजस्टमेंट कैसा है, वो किस तरह से अपने सामाजिक जीवन का निर्वहन कर पा रहा है, तो उस चीज के लिए भी मनोविज्ञान उसकी सहायता करता है। समाज में एडजस्टमेंट के लिए, सामाजिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए मनोविज्ञान उसकी मदद करता है। इसलिए इस सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति को सामाजिक होने में, सोशल होने में वर्क करता है। अगली जो शाखा है हमारी, वो है राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान आज के परिदृश्य में हम देखें तो राजनीति के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान की महती आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में आवश्यकता होती है कुशल प्रशासक की, कि वह अपनी कुशलता से प्रशासन को संभाल सके तथा लोगों के बारे में अच्छी तरह से बेहतर उसके सामने जानकारियां हों तथा वह बेहतर तरीके से एक अच्छा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर सके। इसके लिए आवश्यकता होती है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से कुशल हो, एक अच्छा प्रशासक, उसमें नेतृत्व के गुण आए। तो नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए, नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करे। तो राजनीतिक मनोविज्ञान आज उस क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज कई राजनीतिक दल जो हैं वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, इस तरह के लोगों को हायर करते हैं कि वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी उनके सामने बना सकें कि वे किस तरह से एक बेहतर हम लोगों के बीच में अपनी छवि गढ़ें तथा अपना बेहतर तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाल सकें। तो राजनीतिक जो मनोविज्ञान है वो आज इस क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। उसके बाद बात आती है औद्योगिक मनोविज्ञान की। अगली जो शाखा है वो है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें आज औद्योगिक क्षेत्र में भी ऐसे आवश्यकता है कुशल प्रशासक की, कुशल वर्कर की, कुशल श्रमिकों की, ताकि वे उद्योगों को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। हम देखते हैं कि व्यवसाय में भी कई सारी परेशानियां आती हैं कि कर्मचारी रुष्ट हो जाते हैं, हड़ताल तालाबंदियां कंपनियों में हो जाया करती हैं। उस समय जो औद्योगिक क्षेत्रों के प्रशासक हैं वो मदद लेते हैं कुशल मनोवैज्ञानिकों की कि भाई किस तरह से कर्मचारियों को खुश रखा जाए, उनके मनोविज्ञान को समझा जाए, उनकी बातों को समझा जाए, उनके व्यवहार को समझा जाए और एक ऐसी विचारधारा उनके मन में उत्पन्न की जाए ताकि औद्योगिक जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से हम उसको संभाल सकें, उसका कुशलता से प्रबंधन कर सकें। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रबंधकों को नए नए आयाम औद्योगिक के क्षेत्र में वो स्थापित कर सकें, अपनी नई ऊंचाइयां उद्योग के क्षेत्र में प्राप्त कर सकें, उनको गाइड करने के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों का या जो काउंसलर होते हैं या परामर्शदाता होते हैं उनका उपयोग किया जाता है तथा उन्हें मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता है कि भाई इस तरह से वे अपने व्यापार को और उन्नत और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं अगर वे मनोवैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का प्रयोग अपने क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित रूप से उनका उद्योग फलेगा फूलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगला
जो मनोविज्ञान है वो है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान ये थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान यानी कि मिलिट्री साइकोलॉजी। आज हम विभिन्न अखबारों में ये खबर पढ़ते हैं कि फला सीआरपीएफ के जवान ने या बीएसएफ के जवान ने सुसाइड कर लिया, या इस तरह की घटनाएं नित्य प्रतिदिन अखबारों में देखने को मिलती हैं। तो सैन्य यानी कि सेना के क्षेत्र में मनोविज्ञान की निहायत आवश्यकता है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह की परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि उनके ऊपर कार्य का ज्यादा लोड, वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड को वो किस तरह से एडजस्ट करें, किस तरह से उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करें, इसके लिए वहाँ मनोवैज्ञानिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति या सैनिक जहाँ वो काम कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सहूलियत मिले, उन्हें आराम मिले। इसके लिए सैन्य मनोविज्ञान की आवश्यकता आज के क्षेत्र में है और इसका उपयोग सैन्य या मिलिट्री सर्विसेज में आज किया जा रहा है कि भाई सैनिकों को उनके सैनिकों के जीवन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कि सैनिक आराम से अपना जीवन निर्वहन कर सकें, उन्हें मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों तथा ये भी क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो दूर दराज बॉर्डर पर काम करते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो उनमें तनाव और डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए उन्हें उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए ये मनोविज्ञान काम करता है। ये गतिविधियां काम करती हैं कि वे उस वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करें और कुशलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। स्थिति को अपने अनुकूल बना सकें। जो स्थितियां उनके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का काम ही मनोविज्ञान करता है। इसलिए सैन्य मनोविज्ञान, जो सैनिक मनोविज्ञान है, उसकी आवश्यकता आज के परिदृश्य में, आज के समय में हो रही है। उसके बाद हम बात करें, अगला जो मनोविज्ञान है वो है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो पशुओं के व्यवहार को जानना, कि पशु पक्षी के व्यवहार को जाने। और आपने देखा होगा कि सर्कस में जो केयर टेकर होता है वो केवल एक हंटर के सहारे, वो पशु पक्षियों, जो पशु होते हैं उनकी गतिविधियों को संचालित करता है। साथ ही साथ चिड़ियाघर में या जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर भी जो केयर टेकर हैं वो उन पशुओं की गतिविधियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी होती है पशुओं के व्यवहार की, कि पशु कौन सी गतिविधि कब करेंगे, किस तरह से वे अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। तो पशु मनोविज्ञान पशुओं को समझने, पशुओं के व्यवहार को जानने में बहुत ही उपयोगी है और वो पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त इसके माध्यम से की जाती है। पशुओं के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। उनकी भी समस्याएं होती हैं, ये थोड़ी है कि मानव की समस्याएं, पशु पक्षियों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करना, उनके
उनको उस परिस्थिति के अनुकूल बनाना, इसमें पशु मनोविज्ञान अपनी मदद करता है, सहायक होता है और पशुओं के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये है पशु मनोविज्ञान। अगला है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान की शाखा है और शिक्षा के क्षेत्र में आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि हम शिक्षक हैं और एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह बच्चे की रुचि को समझ सके और उस रुचि को समझकर वह अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करे तथा अपनी नए नए तरीकों से, नई नई बातों एवं जानकारियों से बच्चों को मोटिवेट करे कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और प्रयास करें, उन्हें मोटिवेशन प्रदान करें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियों को हासिल कर पाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो रहा है, नए नए नवाचार और नई नई विचारधाराएं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में खोज हो रही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है ताकि सभी लोग, चाहे वो प्रधानाध्यापक हैं, चाहे वहाँ के प्रबंधक हैं, वो ये समझ सकें कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम और ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हम कर सकें, बेहतर बच्चों का निर्माण कर सकें जो देश की प्रगति और उन्नति में सहायता प्रदान करें। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चे की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है कि बच्चा अपने व्यवहार को नियंत्रित करे, साथ ही साथ टीचर भी एक कुशलता पूर्वक अपनी शिक्षण विधियों में नए नए प्रयोग करें ताकि वो एक बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके, नए नवाचारों का प्रयोग, नए नए बातों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए और यह सब कुछ संभव हो रहा है मनोविज्ञान के माध्यम से हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है कि भिन्न भिन्न तरह के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई अति प्रतिभाशाली होता है, कोई औसत होता है। तो उन सभी बच्चों को कैटेगराइज करते हुए उनकी बातों को समझना तथा उन्हें उसी के अनुकूल शिक्षण विधियां प्रदान करना, शिक्षा से उन्हें जोड़ना कि भाई वो किस तरह से सीख पाएंगे, किस तरह से हम अपनी शिक्षा में सुधार करें ताकि वो एक बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को या अपनी बातों को सीख सके। साथ ही साथ हम उन्हें मोटिवेट कर सकें उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की जिज्ञासाओं के बारे में, उनके जीवन की नवनिर्माण के बारे में कि वो जीवन में आगे बढ़ें, जीवन में कुशलता प्राप्त करें। उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना हम कहें कि शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नए नए नवाचार होंगे। वो कैसे होंगे? जब समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये खामियां हैं, इन्हें किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें दूर करने में अपना सहयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए। उसके बाद आता है अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान अपराध मनोविज्ञान
जो है वो उस क्षेत्र में कार्य करता है जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके बारे में जानना, उनके व्यवहार को जानना कि अमुक व्यक्ति अपराध के क्षेत्र में क्यों आया। ऐसी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती है कि वे अपराध के क्षेत्र में कदम रख देता है। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उन अपराधियों के बीच में जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कि क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति रही, ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या समस्या उनके जीवन में आई कि वो समाज के साथ समायोजित नहीं हो पाए और अपराध के क्षेत्र में उन्होंने कदम रख दिया। तो अपराध के क्षेत्र में कदम रखने वाले व्यक्तियों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि जीवन में पुनः अपने उसी जीवन को जिए जिस जीवन को पहले जी रहे थे, तथा हाँ हो सकता है कि अनजाने में उनसे कोई अपराध हो गया, समस्या ऐसी उनके सामने उत्पन्न हो गई, तो उस समस्या को उनके मन मस्तिष्क से निकालकर उन्हें पुनः जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने में मनोविज्ञान काम करता है। तथा आज हम देख रहे हैं कि भाई बाल अपराध भी बहुत बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी अपराध के क्षेत्र में कदम रख देते हैं। हाँ, उसका कारण भी होता है कि उनका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि एनवायरनमेंट जैसा है वैसा व्यक्ति बन जाता है। तो बाल अपराध के क्षेत्र में कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जहाँ अपराध होते हैं, नशा है या और भी दुराचार या दुर्व्यवहार वो जब देखते हैं तो निश्चित रूप से वो अपराध के क्षेत्र में कदम रख देते हैं और उससे उनका जीवन भी प्रभावित होता है। तो उस चीज का पता लगाने के लिए कि भाई बच्चे या कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में कैसे आया, क्यों, क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न हुई होंगी, इसके लिए अपराध मनोविज्ञान भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपराधियों के दिमाग को समझना, उनके मन की बातों को समझना, जानना और उनकी समस्याओं को रिमूव करना, समस्याओं का पता लगाना कि भाई कि क्या कारण और क्या परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो रही है या हुई होंगी, उनसे उनको निजात दिलाने में अपराध मनोविज्ञान अपनी सहायता करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। चिकित्सा मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए नवाचार, नई नई प्रगति को देखता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन सी प्रयोजन, आज भी कई सारे शोध और कई सारे कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के द्वारा जो भी अबनॉर्मल व्यक्ति हैं, अबनॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, उनके व्यवहार को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि समस्याएं क्या हैं तथा समस्या का क्या कारण है, उसका क्या उपाय हो सकता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक नित्य प्रति प्रगतिशील रहते हैं। व्यक्ति मनोवैज्ञानिकों के पास आते हैं अपनी नई नई समस्याएं लेकर, जो समस्याएं हो सकती हैं और वो उनका निदान करते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं कि इनको और बेहतर तरीके से और नए नए नवाचारों के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई बातें, नई नई जानकारियाँ मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और उन समस्याओं को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो चिकित्सा मनोविज्ञान भी एक बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में सहायक है। तो हम जानते हैं कि भाई व्यवहार को किस तरह से
व्यक्ति के व्यवहार को किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए जाए, इसके लिए ये मनोवैज्ञानिक शाखाएं उपयोगी है। अगला है खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान, तो खेल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाता है। आज खेल के क्षेत्र में भी काफी प्रतिस्पर्धाएं हैं और उससे खिलाड़ी तनाव में आ जाते हैं। तनाव में आने के कारण खिलाड़ियों को उनके तनाव को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए। एक पिक्चर आपने देखी होगी चक दे इंडिया, तो चक दे इंडिया में जो उनके कोच होते हैं वो बार बार उनको मोटिवेट करते हैं खिलाड़ी जीतने के लिए। तो ये मोटिवेशन खिलाड़ियों को प्रदान करना ताकि वे एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ अपने क्षेत्र में काम कर सकें, अपने आप को कुशलता के साथ प्रदर्शित कर सकें। तो खेल मनोविज्ञान उस क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है खिलाड़ियों को कि वे नए जोश के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आएं और कुछ ऐसा करें जो उनके जीवन को भी गौरवान्वित करे और देश को भी गौरवान्वित करे। इसलिए खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। अगला है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक मनोविज्ञान में पशुओं एवं मानव की तुलना करते हुए पशु एवं मानव की तुलना की जाती है कि पशुओं के व्यवहार और मानव के व्यवहार में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं और उनकी क्या क्या कॉमन समस्याएं हो सकती हैं। उस चीज का भी मनोवैज्ञानिक अपनी विभिन्न विधियों और प्रविधियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, कुशलता से उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो तुलनात्मक मनोविज्ञान भी एक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है तुलना करने के लिए प्राणियों के बीच में। उसके बाद है एक अगला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रयोगों के माध्यम से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसमें दो समूह बना दिए जाते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पूरा का पूरा टॉपिक है हमारे। तो इसमें क्या होता है कि भाई समूह बनाकर अलग अलग कैटेगराइज करते हुए उनके विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं उस समूह पर और रिजल्ट और निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि क्या समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है और समस्या के कारणों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है समस्याओं का। इसके बाद आता है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान एक नया कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान का और इसमें ऐसी बातों का अध्ययन किया जाता है जो भूत प्रेत से संबंधित बातें हैं और जो आपने देखा होगा कि भाई किस तरह की व्यक्ति के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि एक कभी कभी ऐसे असाधारण बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत सारी उनको नॉलेज होती है कि भाई किस तरह की नॉलेज उनको है, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना और ये अलग तरह की बाहरी ऊपरी आवाज जिसको हम कह देते हैं, आज अपने देसी भाषा में कहते हैं कि भाई इसको कोई भूत लग गया, कोई प्रेत लग गया। तो उस तरह की जो बातें हैं उनका अध्ययन करना वह परामनोविज्ञान के अंतर्गत आता है कि ऐसी कौन सी किस तरह की शक्तियां हैं, क्या हैं, जो भी हैं कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। तो उन चीजों का अध्ययन परामनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आज हमने मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जाना कि भाई ये शाखाएं कौन कौन सी हैं और मनोविज्ञान के द्वारा किस तरह से इस मनोविज्ञान के द्वारा किस तरह से हम
मनुष्य के व्यवहार को उपयोगी बना सकते हैं, मनुष्य के व्यवहार को हम जान सकते हैं। तो कल हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।